हूँ शाजिया नूरैन और आप देख रहे हैं लाइव विद नूरैन जहान स्टूडियोज फ्रैंकफर्ट जर्मनी से बराहे रास्त। सब देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। जहान टीवी के अलावा आप हमें FM 91, अपना देसी रेडियो फ्रैंकफर्ट, आईफोन, एंड्रॉयड और पंजाब सकाफत लाइव चैनल पर भी देख और सुन सकते हैं। मेरे आज के शो के मेहमान एक दर्द दिल रखने वाले इंसान, 2 बार मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए, फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं और इंसानी हकूक के अलंबरदार हैं। जब जब भी इंसानी हकूक की पामाली हुई, आप सरापाए एहतजाज बने। नोबल अवार्ड के लिए नामजद हो चुके हैं मेरी मुराद मिस्टर जे सालिक जी। सालिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुरू वेलकम टू करता द हूँ शो। खुदावंद के नाम से जो बड़ा रहीमो करीम है। तो पहले तो मैं एक वजाहत कर दूं कि वैसे तो मैं 2 दफा लाहौर से कौंसलर मुंतखब हुआ, 3 दफा कौमी असम्बली का हलफ उठाया, चौथी दफा उठाने से पहले असम्बली टूट गई थी मुशर्रफ के, यानी वो मिसहैप जो किया था। सालिक साहब, आप ये मुझे बताइएगा प्लीज, एक लंबा सफर है, आपकी जिद्दोजहद है, इसका आगाज कब हुआ और कैसे हुआ? ये बड़ी मेरी खुशकिस्मती है कि मैं मार्शल लॉ का जब दौर, यानी 77, उस वक्त मैंने ये मौका समझा कि ये इस वक्त एक डिक्टेटर आया है और यहाँ पर एक डिवाइड होनी है, कौम को एक डिसीजन लेना है। यानी वहां पर एक अपॉर्चुनिस्ट लोग होंगे और एक तरफ हकूक की, यानी हकूक की बात करने वाले लोग होंगे। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी पार्टीशन हुई थी कि एक, यानी कुछ मार्शल लॉ की गोद में चले गए थे और कुछ लोग जो थे मार्शल लॉ के अगेंस्ट गए थे। खुदा का शुक्र है कि मैं मार्शल लॉ के अगेंस्ट जाने वालों में मैं भी शामिल था और मैंने मुनासिब समझा कि इस वक्त मैं मार्शल लॉ के दौर में अपने हकूक की बात करूंगा तो इनको भी, यानी ये जो डिक्टेटर हैं, इनको भी समझ आएगी, अकल आएगी। डिक्टेटर जो होता है एक्चुअली बेसिकली वो बेवकूफ होता है, क्योंकि बेसिकली बेवकूफ से मुराद ये होता है कि ये नहीं कि एजुकेशन उसके पास नहीं होती, एजुकेशन वो बड़ी होती है, लेकिन उसके उसके जो जो यानी जो उसके सलाहगीर होते हैं, जो उसके जो 9 रत्न होते हैं, एक्चुअली उसे वो उसे बॉस को बेवकूफ बना रहे होते हैं कि सर जी आपका बड़ा मुकाम है, आपका बहुत नाम है, आपको ये। अभी भी जो हमारे अभी हुक्मरान है वो भी बेचारे इसी तरह फंसे रहे। जो भी हुक्मरान आया, चाहे कोई भी आया, यानी अयूब खान से ले लें, यानी पीछे उसके चले जाए, यानी आप देखें ना, बदनसीबी ये हुई है, यानी कि आपका जब आप पाकिस्तान बना है तो आपके पास तो आइन ही कोई नहीं था। बदनसीबी ये है कि आइन के हम पहला जो आइन बना है 1956, अंदाजा लगाएं कि यानी 47 में आजाद हुआ, 47, 48, 50, 51, 52, 56, यानी 56 में हमें आइन मिला और वो 56 का आइन भी जो मिला वो 62 में खत्म कर दिया गया। बदनसीबी ये हुई कि 56 का आइन जो बना वो 62 में खत्म कर दिया गया। अच्छा, 56 के आइन में भी मिनॉरिटी का नुमाइंदा कोई नहीं था। फिर उसके बाद 62 का आइन बना, उसमें मिनॉरिटी का नुमाइंदा कोई नहीं। 1973 का आइन बना, उसमें मिनॉरिटी का नुमाइंदा कोई नहीं था। फिर उसके बाद 18वीं तरमीम जो हुई है उसमें मिनॉरिटी का नुमाइंदा ही नहीं है। बदनसीबी ये है कि मिनॉरिटी के नाम पर मुल्क बने वाला, ये अगर मुल्क मिनॉरिटी के नाम पर बना तो जोगिंदर लाल मंडल को लॉ मिनिस्टर क्यों बनाया आपने? चीफ जस्टिस एयर कर्नीलियस, यानी वो जो यानी उस चीफ जस्टिस एयर कर्नीलियस पहला क्यों बना? इसलिए कि ये मिनॉरिटी के, यानी गवर्नर जनरल के लिए जब मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान नामजद हुए तो उस वक्त जोगिंदर लाल मंडल सदारत कर रहा था। तो ये यानी वो आप समझे कि मिनॉरिटी की बुनियाद पर बने, और मिनॉरिटी के जब आपकी बुनियाद जो है जिस पर आपने मुल्क की फाउंडेशन बनाई है, आपने नींव बड़ी जबरदस्त जगह पर खोदी थी, लेकिन नींव पर आपने दीवारें नहीं रखी, मैं दूसरी जगह पर रखी हैं, नींव पर नहीं रखी। कुछ नींव का हिस्सा आ गया है और दीवारें कुछ दूसरी तरफ से यानी चले गई हैं। यानी यानी आपने बुनियादी तौर पर नेशनलिज्म को प्रमोट नहीं किया। आप जी जब अभी भी कुछ नहीं,
यानी लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद सुर्ख रू होता है इनसे खाने के बाद। आज भी अगर चाहे पर आ जाए ये टोला, यानी आज भी अगर राय रास पर आ जाए और ये समझ जाए कि हम हुक्मरान ही हैं, हमें इन्होंने महकूम समझा हुआ है, और ये महकूम जो है इनकी बद ये इनकी दही, इनका माइंड सेट जो है, इनको जब ब्रीफिंग दी जाती है ना, जब जब ब्रीफिंग दी जाती है, यानी जो भी प्राइम मिनिस्टर उसको ब्रीफिंग देने वाले होते हैं, जो यानी जो वजीर होते हैं उनको भी कोई ब्रीफ कर रहा होता है। ये जब मैं मिनिस्टर बना तो मुझे भी ब्रीफिंग के लिए यानी आए थे, वो ब्यूरोक्रेट्स ही होते हैं, वो ब्रीफ करते हैं कि जी ये आपका ये आपकी लाल यानी ये रूल्स है, ये आपका यानी हार्ड लाइन है, आपकी फलानी लाइन है। तो यानी वो फिर वो जो होते हैं वो फिर सबसे पहले तो वो वजीर को बेसिकली वजीर को वो काना करते हैं किसी तरीके से। किस तरह कि वजीर जब सबसे पहले वजीर जब लगता है तो वो ब्यूरोक्रेसी से पूछता है, सरकारी वो जो पीएस होता है उसको कहता है कि मैंने अपना प्राइवेट सेक्रेटरी लाना है। तो वो कहते हैं कि जी ये इसमें रूल्स में नहीं है, लेकिन इस आपका ये तरीका जो है वो कर लीजिए। इस तरीके से करके वो गोल यानी 2-3 गेमें जो हैं शुरू में मिनिस्टर गेमें 2 ऐसी 3 करवा देते हैं कि वो यानी वो काना हो जाता है वजीर, काना होने के नहीं कि डगर पे चलता रहता है। तो ये खत्म करना पड़ेगा। ये जो तरीकाकार है ये मुल्क नहीं ये चला ले, ये जो यानी आप ये समझते हैं ये खिलाड़ी चला लेगा, ना 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 ना, आप भूल जाएं। यकीन जाने मैं बड़ी अच्छी तरह मेरे से डिस्कशन करवाएं कि चलाने का तरीकाकार क्या है। ये जितने आपके ये जितने आपने ये जितने आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आप समझते हैं कि पढ़ के यानी आके ये मुल्क चला लेंगे, तो प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की नहीं पढ़ के गई थी? क्या मतलब है कि दुनिया के जितने जितने हमारे क्या कम है पढ़े हुए लोग जो है, यानी ये जितने इस वक्त जो हमारी यानी मतलब है कि ब्यूरोक्रेसी में क्या ये कम लोग हैं? लेकिन फ्रॉड किन लोगों ने किए? यही लोग जो पढ़े लिखे हैं। इन्होंने बैंक कर्जे किन्होंने लिए, बैंक किन्होंने है, ये कौन लोग हैं? आप अपने डगर को ठीक कर लें, आज भी ठीक कर लें। यकीन जाने अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। बेशक हमारी इकॉनमी बैठ गई है, वर्ल्ड बैंक से कर्जे लिए हुए हैं, गले में कासा डाला हुआ है, बड़के लगा रहे हैं जी, बड़ा कुछ कह रहे हैं, गाने आ रहे हैं, हम जिंदा कौम है, नेशनलिज्म कोई नहीं है, कोई जात पर लड़ रहा है, कोई जबान पर और ये तरीकाकार ऊपर गलत लड़ है। रहा इस है। तरीके से मुल्क का नहीं चलेगा। इसके लिए हमें अपना तरीकाकार बदलना होगा, सिस्टम बदलना होगा, निजाम बदलना होगा। सालिक साहब ये बताइएगा कि आप कुछ अरसा से बल्कि काफी अरसा से मंजरनामे से गायब हैं, इसकी क्या वजह है? नहीं, मंजर से हम गायब नहीं है। यानी हम तो इलेक्शन के मैंने 13 साल सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा है। अभी हमारी असेंबली में माइनॉरिटी की नुमाइंदगी नहीं है। ये 70 नशीसें जो खवातीन की आई हुई हैं ये गैर कानूनी है, गैर आईनी है। ये असेंबली मौजूदा असेंबली सारी ही गैर कानूनी गैर आईनी है, क्योंकि आइन 226 आर्टिकल कहता है, आइन का जो वकील हैं, जो जज सुन रहे हैं, जो सुन ले 226 आर्टिकल की वायलेशन के तहत 70 नशिस्तें असेंबली में जो खवातीन की आई है, 60 खवातीन की और 10 अकलियत की, ये गैर कानूनी है। क्योंकि असेंबली वहां पर लिखा हुआ है 226 आर्टिकल के बगैर सीक्रेट बैलेट पेपर के कोई असेंबली की नशिस्त बिल नहीं हो सकती। लेकिन बदनसीबी ये है कि 70 नशिस्तें बगैर बैलेट पेपर के हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 5 अगस्त, ये सुन लें, 5 अगस्त 2015 को फैसला आया था। ये 902 सफात का जो फैसला आया था, जिसमें आर्मी के कोर्ट और जेल साले की पिटीशन, मैंने 18वीं तरमीम को चैलेंज किया हुआ था। 18वीं तरमीम में ये जो यानी निगरान आजम आया, देखें कितनी बदनसीबी इस मुल्क की। देखें कि जिस यानी 17 जजों ने फैसला दिया कि ये 226 आर्टिकल के खिलाफ जेल साले की पिटीशन पर फैसला दिया, और वो ही इत्तेफाक से वही चीफ जस्टिस जो निगरान वजीर आजम बना था, उसी ने
वही इंतखाब करवाया जिसे उन्हें 17 जजों ने फैसला दिया था कि ये गैर तरीका है, माइनॉरिटी का तरीका इंतखाब गैर कानूनी और गैर आईनी है, और एडवाइस की थी कि पार्लियामेंट दुरुस्त करे, लेकिन पार्लियामेंट ने दुरुस्त ना किया। उसके बावजूद जो यानी चीफ जस्टिस थे ना, ये पिछले निगरान जिन्होंने इंतखाब, उन्होंने वायलेशन की। ये कभी गिरेबान में झांके हैं ये जज साहबान जो हैं जिन्होंने निगरान वजीर है, क्यों नहीं सुनते? यानी वो क्यों बंद कर रहे? समझते हैं कि यानी ये सारी ब्यूरोक्रेसी जो देख रही है वो अपना बिल्ली की तरह अब आंखें बंद कर लेती है। जब कबूतर की तरह बिल्ली आती है तो कबूतर आंखें बंद कर लेता है जी। ये नहीं, क्यों नहीं ये इन बातों पर गौर करें कि गैर कानूनी गैर आईनी सही अभी भी गैर आईनी है। आप जितना मर्जी उसको उसको जो मर्जी कह दें कि हमारे साथ अक्सरियत है, ये सारे 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 जो हैं ये गैर कानूनी, क्योंकि सत्तर नशिस्तें, क्योंकि पूरी देग में अगर एक कतरा पेशाब का गिर जाए पूरी देग हराम हो जाती है। तो 70 नशिस्तें इसमें आई हैं, बगैर बैलेट के पेपर की आई हुई हैं जी। यानी स्वाइस के अभी भी दुरुस्त कर रहे हैं। ये जो देख रहा हूं ना, मैं भी किसी वक्त मैं खुदा का शुक्र है कि ये प्रोटोकॉल के चक्कर में फंस गई है जी। ये प्रोटोकॉल से निकले बाहर, ये प्रोटोकॉल में तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। बर्बाद हो चुके, क्या बर्बादी क्या? आप कह रहे जी चल रहा है, क्या चल रहा है? कहां चल रहा है? कहां पर? ये नहीं चल। आप क्या समझते हैं कि चल, जब कौम में शऊर नहीं है, कौम में ट्रस्ट नहीं है, लीडरों पर यानी उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, वो लीडरों पर यकीन नहीं रखते, किसी अदारे पर यकीन सबसे होता है ब्लाइंड फेथ। लीडर पर ब्लाइंड फेथ होता है। बेशक प्राइम मिनिस्टर लीडर नहीं होते, प्रेसिडेंट लीडर नहीं होते, लेकिन यानी लीडरों इनके पीछे जो बैकग्राउंड होती है, अगर वो हमारी बदनसीबी है कि हमारे जो लीडर बनने की कोशिश करते रहे वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, जबकि दुनिया में जो भी यानी लीडर होते हैं वो पीछे रहकर, यानी मौजे तुंग देख लें, यानी लैलन देख लें आप, यानी गांधी को माने या ना माने, गांधी को देख लें, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान ने इंतखाब नहीं लड़ा, यानी क्या प्राइम मिनिस्टर नहीं थे बन सकते? कायदे आज़म मोहम्मद अली लियाकत अली खान साहब को उन्होंने बनाया। लीडर जो है वो पीछे रहा करते हैं। हमारे बदनसीबी ये है कि हमारे लीडर खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, लेकिन कोई प्राइम मिनिस्टर यानी बनने की बात जो है वो अपनी जगह पर है, लेकिन लीडरशिप अगर आज ये यानी हुकूमत को आगे पीछे करे तो कि आप कहे जी फलाना आ सकता है, कौन आएगा? कोई लीडर ही नहीं, ट्रस्ट वाला लीडर नहीं, लोग जिस पर यकीन करें। सबसे पहले तो ये है कि जो लीडर है, अगर मैंने टाट पहना हुआ है तो लोग कहेंगे जी टाट पहना हुआ है। मैं ये भी कहता हूं कि एक इंच जमीन नहीं, करप्शन नहीं, प्लॉट नहीं, कर्जा नहीं, लूटमार नहीं, असल एहसान नहीं, शराब परमिट जो मैं जब कहता हूं ना, शराब परमिट का जिक्र मैं इसलिए नहीं करता हूं कि शराब परमिट ये इनको यानी लीडरों को दुकानें दी गई हैं। यानी बहुत सारे हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के लीडरों को भी और हिंदू कम्युनिटी के लीडरों ने शॉपें खोली हुई हैं, इससे इनके जरिए आमदन बिजनेस होता है। और कुछ लोगों ने मुझे बेचने के लिए, यानी वो भगवान दास चावला हुआ करते थे, वो उनके बच्चों ने बाद में उसका बड़ा बेनिफिट उठाया है जी। उनके यानी बाप जो है वो मेरी कटसी काल के 2-2 करोड़ रुपया नवाज शरीफ से मुझे, बहराम जी हवारी जिंदा है, इन्होंने भी मुझे मतलब है कि पहला मेरा बोर्ड में 2 करोड़ रुपए का बिक रहा था, और मुझे ये कहा गया था कि ये आपको 30 प्लॉट ले ले, 2 करोड़ के 30 प्लॉट आएंगे और 15-20 साल के बाद बेचेंगे। तो वाकई आज 7.5 करोड़ का प्लॉट है। अगर 96 में उस वक्त 30 प्लॉट थे, और कह रहे थे कि पैसे आपको अमेरिका से ट्रांसफर होंगे और आपकी ये लीगल मनी होगी। मैंने कहा जी लीगल मनी मेरी कैसे हो सकती है कि जब मैंने अमेरिका में भेजे रखे नहीं हुए तो मेरे कैसे आएंगे? कहते ये सालक भाई ये समझो इस बात को, यही ऐसे ही होता है। मैं सब सियासतदानों को किसी दिन कोई मौका मिलेगा, मैं अभी देख रहा हूं कि ये लोग जो इस वक्त सुन रहे हैं इनकी रिमार्क्स आने चाहिए कि वो क्या पाकिस्तान से मोहब्बत सारे करते हैं, सब करते हैं। हम बाहर मैं तो यानी बाहर नहीं हूं, क्योंकि मैं तो आया था यहाँ पर अपनी किताब, मेरी किताब है पीस जर्नी जूलियस सालक डेयरिंग जी, डस्ट ऑफ उस पर भी हम पाकिस्तान, आपसे अमेज़न बात पर है। करेंगे जरूर, मैं बिल्कुल तो जी। एक्चुअली आया था जी।
अपनी किताब सेल करके अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करने, लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि हम वर्ल्ड माइनॉरिटी अलायंस को ऑर्गेनाइज करें, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हॉलैंड, जर्मन, माइनॉरिटीज फ्रांस। की बात करते हैं अब सालिक साहब, आपकी नजर में अकलियत है क्या? अकलियत की डेफिनेशन प्लीज कीजिएगा, आपकी नजर में क्या है? ये अकलियत नहीं है, अकलियत नहीं है, ये अकलियत नहीं है, एक शोबा है। यानी यानी अलग अलग शोबे हैं, जैसे किसान हैं, मजदूर हैं, यानी इस तरह एक शोबा है माइनॉरिटी का, क्योंकि माइनॉरिटी का प्लेटफॉर्म जो है दुनिया में बैन अवी प्लेटफॉर्म है, जो कि यूनाइटेड नेशन में मंजूर शुदा है। यानी यानी आपकी जब नजर आपने में अकलियत पाकिस्तान की को जब बुनियाद आजादी अकलियत की तारीफ ली थी, मजहब की तो बुनियाद पर सबसे नहीं पहले है। आपने ह्यूमन राइट के चार्टर पर जाके माइनॉरिटी राइट्स के भी वहां पर सिग्नेचर। मेरा सवाल था कि आपकी नजर में अकलियत की तारीफ मजहब की बुनियाद पे अकलियत नहीं है। अकलियत अकलियत एक सिर्फ जी, अकलियत नहीं, नहीं अकलियत नहीं, नहीं, वो अकलियत देखिए, अकलियत मिलके, जब अकलियत जो मजदूर, किसान, यानी ये सारी चीजें मिलती है, शिया सुन्नी वहाबी सारे इकट्ठे मिलते हैं, तो ये पाकिस्तान कहलाता है। सही। पाकिस्तान जो है ये सारे तबकों को मिलाते हैं, सारे यानी सारे तबकों को मिलाने के बाद यानी आप यानी तो वो एक पाकिस्तान एक गुलदस्ता होता है। तो उसमें से एक भी गुलदस्ते में से एक एक भी यानी मुरझा जाए फूल, तो वो गुलदस्ता बेकार हो जाता है। तो ये हम सारे मिलके एक एक गुलदस्ता है। तो ये माइनॉरिटी राइट जो है, ये राइट जो है, हर के राइट, ये ह्यूमन राइट है, वुमेन्स राइट है, चाइल्ड राइट्स है, ये वो माइनॉरिटी राइट्स है, ये पाकिस्तान है। सही। सारे राइट को मिलाएंगे तो ये जर्नलिस्ट राइट है, ये यानी मतलब है कि ये चैनल राइट है, ये मतलब है कि यानी फ्रीडम है, यानी यानी सारे ये यानी सारे राइट्स को बुनियादी मिलाएंगे तो इंसानी ये हकूक की पाकिस्तान बात है। हो गई ना, बुनियादी इंसानी अगर हकूक। एक भी तरफ से जी। अगर फूल मुरझा गया माइनॉरिटी, क्योंकि ये एक्चुअली ये जो तस्वर है, आप वो जो आप कहते हैं कि यानी जी हम यानी मसाके यानी मदीना की रियासत आप तस्वर देते हैं, आप ये क्यों नहीं कहते कि आप एनजीओ जो है, इस वक्त जो एनजीओ खुराकें दे रहे हैं, एनजीओ फलानी चीज दे रही है, एनजीओ पानी दे रही है, एनजीओ बच्चों को पढ़ा रही है, एनजीओ आप हुकूमतों को एनजीओ को नहीं बन, हुकूमतें जब तक एनजीओ खुद नहीं बनेगी, वही बात आप कहे उसको एनजीओ बने। अब आपने 3600 एनजीओ बनाई हुई हैं, अब 3600 एनजीओ के यानी वो मतलब है कि वो क्या मुल्क में वो लोग मतलब है कि लोगों को रिलीफ देंगे, लोगों को वो एजुकेशन, प्राइवेट एजुकेशन देंगे, क्या करें हुकूमत? ये जितनी एनजीओ के लोग हैं, ये मतलब है कि ये कोई कर्जा देने वाली एनजीओ है, कोई फलाना देने वाली, कोई चूसनी देने वाली एनजीओ है, कोई हमारे राइट को यानी प्रमोट करने वाली एनजीओ। ये एनजीओ एक्चुअली एनजीओ का काम है कि मुल्क में एक ऐसी ताकत लाए कि जो वजीर आजम जो मुल्क का लाए, वो खुद एक एनजीओ का तस्वर हो, उसके अंदर वो सारी चीजें हो, वो कुवत हो। ये सारे मिलके ये जितने एनजीओ रल के, अगर हम सारे एनजीओ वाले लोग रल के हम दयानतदार पार्लियामेंट के मेंबर लाए, बात दयानत, जिनके पास ये पैसा जो है, यानी इनके पास इनकी दौलतें देखे, इनके बच्चों का रहन सहन देखे, आप सारी इनकी इन्होंने तोहना देखो, इनके खाने के टेबल दिखाएं, इनके खाने के टेबल दिखाएं, इनकी इनकी यानी रहन सहन दिखाएं, बिल्कुल इनके प्रोटोकॉल यानी इनके जी बाहर बिल्कुल। हम कुत्तों की यूरोप में हालत देखे ना, दिखाएं, यहाँ कभी इनके हमने यानी किसी चिड़िया, मिनिस्टर की इनके गाड़ी घरों में चिड़िया प्रोटोकॉल के घर साथ हैं, जाती सड़क पर लीडरों के कभी नहीं घर से देखी। चिड़िया घर हो सकते हैं? जी। ओए हाय हाय हाय, जात दी कोड़ किरली ते शतीरा नु जय। इनको 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 इनकी इनकी हालत देखिए, इनको झुग्गियों में लेके जाएं, इनको रात को कच्ची वादियों में सुलाएं। ये यानी मुझे जब वजीर था तो मेरे दौरान 2 क्रिसमस आए। एक क्रिसमस मेरा आया, यानी तो मैं बॉस्निया गया, हालांकि मैं और मेरी मेरी मिसेज और हम तीनों गए। हालांकि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वहां लाइफ रिस्क है, मैंने कहा जी लाइफ मेरी है, रिस्क भी मेरा है। कहने लगी जमशेद मार्केट जो है वो इजाजत नहीं दे रहा।
मैंने कहा जी अगर इजाजत नहीं दे रहा, आप ना दे इजाजत, मैं रिजाइन करता हूँ, मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, मैं बगैर यानी मैं वजीर के भी जाने के लिए तो बीबी कह लगी नहीं, पहले आप ऐसे करें कि आपका जो एम्बेसडर है क्रोएशिया का, अगर वो कह दे तो फिर मैं इजाजत दूंगी। मैंने उसको फोन किया, क्रोएशिया के एम्बेसडर था वो अच्छा था कि वो आर्मी का आदमी था, तो मैंने उससे कहा, कहने लगा पाए, तो फिर मैं और मेरी बच्चा और मेरी मिसेज हम गए वहां, स्पेशल चार्टर लिया और वहां पर लाइफ रिस्क, बच्चा मेरे कहेगा कि अबू लाइफ रिस्क है, मैंने कहा हम तीनों की लाशें आएंगी पाकिस्तान में क्रिसमस के मौका पर, पाकिस्तान का वक्त होगा और जमीर क्योंकि बोस्निया में जो जुल्म हो रहा है, तो हम तीनों ने गए, तो हम वहां पर यानी 17 दिन के बाद जहाज उतरा था उस एयरपोर्ट पर, क्योंकि उससे पहले यूके एक जहाज गया था, उसको गोलियां लगी थी। हमारे साथ आज मौजूद हैं इंसानी हकूक के अलंबरदार रहे, नोबल अवार्ड के लिए नामजद हुए, लंबी जद्दोजहद है उनकी अकलीतों के हकूक के हवाले से। वापसी जी, उनसे हमारा राबता सालिक साहब से दोबारा से बहाल हो गया। जी सालिक साहब, राब्ता हो गया जी, राब्ता हो गया। जी जी हो तो गया वो बहाल। यानी हम सारी रात यानी रहे वहां, बोस्निया रहे, और जिस होटल में ठहरा था होटल टूटा हुआ था बम्बार्डमेंट की वजह से, और होटल में हम जहां कमरे में थे तो वो रात को हिलता था, वो सारी बिल्डिंग यानी आधी टूटी हुई थी, वहां का 5 स्टार होटल, स्टार टूट गया हुआ था। लेकिन वापसी पे जब हम आए तो वापसी पर हम खड़े होकर जहाज में बुलेट प्रूफ जैकेटें पहले भी पहनकर गए थे, बुलेट प्रूफ जैकेटें और हेलमेट पहनकर अंदर खड़े रहे जहाज में, और खड़े खड़े यानी हम बोस्निया से क्रोएशिया पहुंचे। मेरा कहने का मकसद है ये वजीर ने अपनी लाइफ, फिर दूसरा हमारा क्रिसमस आया तो हमने कश्मीर कैंपों में गुजारा, मुजफ्फराबाद हमने वहां पर खेमा लगाया, वहां पर मैं और मेरी मिसेस, मेरा बच्चा खेमा, 7 दिन वहीं रहे। हमने 25 को वहां कहा गया कि जी आप ऐसे करें कि आप वहां रहें गेस्ट हाउस में। मैंने कहा मैंने सॉलिडारिटी उनसे ये नहीं करनी है, मैंने वहीं पर खाना लगा, 7 दिन हम वहीं देगे पकाई, 7 देगे रोजाना एक देग पकाते थे बच्चों में, और बच्चों के फिर हमने वहां से 6,000 सर्विस शू से सर्विस शू से अपना जोड़े मंगवाए, अपना उसके जूतियों के, और उनको अलग अलग किस्म के मंगवाए। तो मेरा कहने का मकसद है कि इनको राय रास्त पे लाएं, इनको राह ये रास्त पर अभी भी लाया कुछ नहीं जाए। रास्त जी पे, आज भी हम आ जाएं, हम अपने अपने साइकिल अपने आप को मारे। मैंने ये टार्न के मैं अपने आप की अपनी जो चुतरा है ना, चुतरा अपनी टौर जड़ी है इसको खत्म किया है कि हम कौम की खातिर हर हर दुख बर्दाश्त कर लेंगे, हर अजियत बर्दाश्त कर लेंगे, हर हर तकलीफ बर्दाश्त कर लेंगे। अगर हम मार्शल लॉ के खिलाफ उल्टियां हथकड़ी लगा के यानी पेश होते थे अपना वहां पर कर्नलों के पास, ब्रिगेडियरों के पास, हम अपनी कौम के लिए टाट नहीं ओढ़ सकते? हम अपनी कौम की बेहतरी के लिए क्या हम सरों में राख नहीं डाल सकते? यानी क्या नैनवा शहर के बादशाह ने अगर पहरान चाक कर किया था, और नैनवा शहर के हजरत यूनुस नबी अलैहिस्सलाम के दौर में यानी उन्होंने अपना यानी सारी कौम ने अपना शाही लिबास यानी 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 कौम ने लिबास उतार के अपनी दुआएं की, आज भी अगर ये राय रास्त पर आ जाए, यानी प्रेसिडेंट को यानी मैंने कहा कि परचम सरनगू करो, लेकिन परचम नहीं सरनगू करने के लिए तैयार, यानी इनकी यानी अंदाजा लगाए, यानी यानी 3 लाख यानी जाने जा चुकी हैं। यानी मैंने इन्हें कहा कि यौम दुआ करो, लेकिन इन्हें यौम दुआ यानी मैंने कहा दुआ तो तुम कर ही रहे हो, घरों में दुआएं हो रही हैं, तकाफ है, सब कुछ है, यानी रोजे हैं, लेकिन ये यूएन को लिखो कि यूनाइटेड नेशन का परचम नीचे करो। हसीयत कौम हम मजबूत नहीं हैं। बुनियाद हमारी जिस बुनियाद पर पाकिस्तान हासिल किया गया वो बुनियाद से ही नहीं, समत हमें अपनी दुरुस्त करनी है, अपनी समत दुरुस्त करने की जरूरत है। कि पाकिस्तान में 45 साल हो गए हैं पाकिस्तान की सिमत को ठीक करते, लेकिन अभी भी मायूस नहीं है। अभी भी हम समझते हैं कि बेशक गए गुजरे ही पॉलिटिशियन हैं, हम गए गुजरे बिल्कुल मतलब है कि हम समझते हैं कि हम बिल्कुल यानी वो अचीव नहीं कर पाए, गोल जो हमें अचीव करना चाहिए था वो गोल हमने अचीव नहीं किया। हमें पाकिस्तान की जो कॉज था, जो मकसद था, जो पाकिस्तान के अंदर जो हमारे
यानी परवान चीजें चढ़नी थी वो चढ़ नहीं सकी। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान का बुनियादी मकसद को समझ नहीं अभी तक पाए कि पाकिस्तान वाहद कंट्री है जो माइनॉरिटी की ही बुनियाद पर बनी, क्योंकि उस वक्त जो ब्राह्मण था वो मेजॉरिटी में था और पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमान जो थे वो माइनॉरिटी में थे। और माइनॉरिटी ने महसूस किया कि ये यानी इनके अंदर एक छूत और नफरत और तासब वाली यानी वो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो है, क्योंकि उनके अंदर जात डिवीजन है। और जो ब्राह्मण के साथ जो छोटी क्लास के लोग थे जिसे शूद्र कहते हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान में यानी मुसलमानों की हमायत की, क्रिश्चियनों ने में यानी मुसलमान माइनॉरिटी की हमायत की, दूसरी कौमों ने भी, लेकिन खुल के जो यानी शूद्र और क्रिश्चियन जो थे बड़े खुल के सामने आए। बल्कि क्रिश्चियंस ने यानी वो जो बाउंड्री कमीशन के सामने जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई थी, तो वो मतलब है कि इसीलिए कि ताकि, लेकिन बदनसीबी ये हुई है कि हम जो बेस थी वो बेस को भूल गए हैं। बेसिकली दुनिया की बहुत कंट्री, सारी दुनिया की कंट्रीज जो हैं वो नेशन की बुनियाद पर हैं। यानी जी। आप यानी कोई मुल्क ले ले, अगर आप फलस्तीन की भी बात करेंगे तो फलस्तीन जो है वो मजहबी जंग नहीं है, वो वहां पर भी नेशन की, यानी यानी जो फलस्तीन की जो है, जॉर्ज हबाश कौन थी? यानी जॉर्ज हबाश क्रिश्चियन था। खालदा लैला कौन है? वो क्रिश्चियन थी। वो अपनी यानी नेशनलिस्ट यानी अपनी फलस्तीन की जो है वो नेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी अपना दुनिया में जहां भी कोई है, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यानी बल्कि अरब कंट्री, जितनी भी अरब कंट्री है वो नेशन की बुनियाद पर है। अरबी अरबी है, यानी इराकी इराकी है, ईरानी ईरानी है, जापानी जापानी है, कश्मीर यानी अपना चाइनीज चाइनीज है। लेकिन बदनसीबी ये हुई है कि कहते हैं कि जी यानी इसराइल मजहब की बुनियाद पर है। इसराइल मजहब की बुनियाद पर नहीं है, वो ब्लड की बुनियाद पर दुनिया की बहुत कंट्री है कि यानी वो जहां भी दुनिया में होंगे, वो मतलब है कि वो नेशन की बुनियाद पर नहीं, वो ब्लड की। हम जो है वो माइनॉरिटी की बुनियाद पर हैं, लेकिन हम कहते हैं कि ये माइनॉरिटी की बुनियाद नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान जो बना था, यानी पहले तो ये कि पाकिस्तान जो बनने से पहले जो करारदाद मंजूर हुई थी, लाहौर की करारदाद जो मंजूर हुई थी, उसमें क्रिश्चियंस के वोट थे। और जो वोट कास्ट हुए थे, तो हम एक वोट से जीते थे। तो हम एक वोट से जीते। पहले अपनी सिमत को ठीक करें। पहले आप अपने पाकिस्तान को, जितनी भी ब्यूरोक्रेसी आई है, जितने भी पार्लियामेंट के मेंबर आए हैं, जितने भी मतलब प्राइम मिनिस्टर आए हैं, ये नेशन की तरफ नहीं। यानी सन 1977 में नेशनलिज्म की बात की थी उस वक्त, लेकिन वो 77 में भी, यानी 70 में नेशनलिज्म की बात की थी, लेकिन फिर वो जो थे हाईजैक हो गए थे। यानी जी। उस वक्त भी हम नेशनलिज्म की बात करते करते, जब तक आप नेशनलिज्म की, इस वक्त हम जो भी गए गुजरे पाकिस्तानी, हम अपने आप को समझते हैं, कमजोर समझते हैं। हम नेशन की बुनियाद पर कमजोर हैं। हम यानी हम हर चीज जो है, हम फॉरेन की चीजें मांगते हैं। हम यानी मतलब अपनी पाकिस्तानी जो हमारी आइटम्स हैं, उनसे हमें लाभ नहीं है। हम यानी अपने यानी जापानी कुछ चीज मांगते हैं, हम कुछ चाइनीज चीज मांगते हैं, हम अमेरिकन चीज मांगते हैं। हम अपने नेशनलिज्म पैदा नहीं किया। जब जी। जी नाजरीन, हमारी गुफ्तगू हो रही थी इंसानी हकूक़ के अलमबरदार मिस्टर जे सालिक के साथ, जिन्होंने एक तवील जिद्दोजहद है जिनकी इंसानी हकूक़ के हवाले से। उनकी गुफ्तगू से यही जाहिर हुआ कि हमें अपनी समत दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अपनी समत दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अपने हालात बदलने के लिए हमें खुद से कोशिश करना होगी, क्योंकि ये निज़ाम सही नहीं, जिस बुनियाद पर पाकिस्तान हासिल किया गया उससे हम हट गए। इसलिए ये हालात हैं मुल्क के, इनको बदलने की ज़रूरत है। इसके लिए हर इंसान को हमें अपनी अपनी जगह पर कोशिश करना होगी। प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे किसी नए मौजू, नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।